बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, जर्मन हुकूमत का एक ऑफिशियल बयान सामने आया है और बड़ा हैरानकुन है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपने आप को इस जंग में खुद धकेला है और बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने जो ये गलती की है, इसका नुकसान कई सालों तक अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को समझने में इन्होंने गलती की है। 20 साल तक ईरान जो है इस जंग की तैयारी कर रहा था। ईरान ने पूरी दुनिया में अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं, उनको हरकत दे रखी है और वो जानता है कि किस जगह किस नफ्स को दबाना है। सर, आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं? जर्मन हुकूमत ने ये अपना ऑफ़िशियल बयान दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि यकीन नहीं कि अमरीकी और इसराइली हमले के बाद ईरान में अंदरूनी तब्दीली लाएँगे। यानी कि वो भी ये भी कह रहे हैं, अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि हम इनका फलाँ बंदा मार देंगे, फलाँ बंदा मार देंगे, उससे कोई रजीम चेंज हो जाएगा, तो ऐसी भी कोई चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देती। क्या आप जर्मन हुकूमत के इस बयान से इत्तेफ़ाक करते हैं? देखिए, मैं इसलिए इत्तेफ़ाक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता। मुझे एस्ट्रोलॉजी का पता है जिस पे मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि जी हाँ, ईरान को आप ऐसा ना समझें कि आपने 2 मिसाइल छोड़े और उनकी क़यादत को उड़ा दिया। उनकी तो पूरी क़यादत टूट गई। मेरे ख़्याल से ये 3rd लेवल, 4th लेवल की क़यादत अभी तक जो है सामना कर रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ अगर 4th लेवल का ये हाल है, तो अगर पहली, दूसरी लेवल की क़यादत इस वक़्त काम कर रही होती तो इनका क्या हाल होता? बट एनीवेज़ मेरा मकसद यहाँ तबसरा करना नहीं है। जो सितारों की नज़र से दिखता है कि ईरान डेफ़िनेटली बहुत इनके ऊपर हावी होता जाएगा दिन ब दिन और ये दुम दबा के भागेंगे। टाइम लगेगा, ये बात याद रखिएगा दान साहब। ये अगर आप बोलें कि 15 दिन बाद ये भागेंगे, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन ये स्लोली ग्रेजुअली जो है ना इनको जो चक्की में पीसेंगे वो इस तरह से पीसेंगे कि फिर ये वापस नहीं सोचेंगे कि हमने वापस आना है। ओके सर। अच्छा सर, एक और तल्ख़ हकीकत है जिसका ज़िक्र डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद आज कर दिया है। इसका ज़िक्र हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑफ़िशियली कोई सोर्स नहीं होता। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्योंकि ये बात की है तो मैं ये ज़िक्र कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ईरान में रजीम चेंज के बाद सऊदी अरब इसराइल से अपने सफ़ारती ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। सर, ये तो एक बड़ी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक छोड़ दी है। आप इस बात से कितना सवाल करते हैं? क्या वाक़ई सऊदी अरब अंदर-अंदर चाहता है कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात मामूल पे ले आए या फिर ये इन्होंने बस ऐसे शोशा ही छोड़ा है? एस्ट्रोलॉजिकली क्या दिखाई देता है ये? क्या डायनामिक्स दिखाई देते हैं? देखिए, सऊदीया का अगर मैं डायनामिक एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करूँ तो सऊदीया में आने वाले दिन बड़े मुश्किल होगा। ये शायद ऑयल की वजह से हो या फिर उनकी जो लीडरशिप के जो फैसले होने वाले हैं, वही वाली बात है जो यहाँ की लीडरशिप ने गलती की है, वही उनकी लीडरशिप सऊदीया को भी फँसाएगी। ये बात मैं अभी से आपको बता रहा हूँ और ये आप नोट कर लीजिएगा कि आने वाले दिनों में सऊदीया भी कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से उनकी जो आने वाली नस्लें होंगी वो इस चीज़ को याद करके कोसेंगे। तो सऊदीया एक गलत मेस में जा रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है, यूँ कहना ज़्यादा बेहतर है। ओके सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन बड़ा थोड़ा हट के है। अमेरिका में भी आवाज़ें जो हैं उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प के नाम और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी है। सर, जो ये आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में नहीं जाना चाहिए था इसराइल की माँ पर। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का तख्ता भी पलट सकता है? क्या उनकी हुकूमत भी मुश्किल में आपको दिखाई देती है? मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं अमेरिका में, क्या उसमें उन्हें कोई कामयाबी मिलेगी या उसमें वो हार सकते हैं? दानिश साहब मिड टर्म इलेक्शन हार भी जाएँगे तो प्रॉब्लम ये है मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये अपना टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे, अपना टेन्योर पूरा नहीं होगा। वो अब बहुत सारे रीज़न्स हैं, अगर मैं उनके बर्थ चार्ट में जाता हूँ तो मैंने जैसे बताया था वो लियो असेंडेंट है और केतु और मून उनके फर्स्ट हाउस में अगर हम रोटेट करके लाएँ तो। तो वही केतु और मून के ऊपर रिसेंटली मतलब 3 तारीख को जो कल गुज़री है, उसमें वापस सेम जगह पे इक्लिप्स लगा। तो ये जो इक्लिप्स है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, हर लेवल पे। तो आने वाले दिन इनके लिए बड़े मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे इनकी हेल्थ से हो, चाहे इनकी वेल्थ से हो, चाहे इनके जो आपस में जो लोग हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी क्यों ना हो। तो इनको हर तरफ से डिफीट नज़र आती है, जो कि आने वाले दिनों में मिलेगी। ओके सर। अच्छा सर, आप 1 महीने से ये बता रहे हैं कि पानी का एलिमेंट दिखाई दे रहा है, पानी में जंग दिखाई दे रही है। सर, दूसरी जंग-ए-अज़ीम के बाद आज 80 साल इस बात को होने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन में 8 जंगी बहरी जहाज़ जो हैं वो डूब जाएँ, उनको निशाना बनाया जाए। ईरान के 2 8 जो हैं वो जंगी जहाज़ डूब चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। उसमें सैकड़ों लोगों का जो अमला है, फौजियों का, वो भी इसमें शहीद हो चुका है। आप क्या देख रहे हैं सर?
पानी में ये जंग कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम आबने हुर्मस को खोलने वाले हैं और हम आ रहे हैं। तो सर ये क्या कोई बहुत बड़ी पानी में जंग होने वाली है? सर यही तो बात है, यही डर है कि ये ज़मीन से ज़्यादा, आसमान से ज़्यादा पानी के अंदर हो। क्योंकि पानी के एलिमेंट बहुत मेजर प्लैनेट्स ने एक्टिवेट किए हुए हैं। इवन के जो अभी दूसरे प्लैनेट भी हैं, वो भी पानी को सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखें लिक्विड ऑयल, ऑयल भी लिक्विड ही है, लिक्विड में ही आता है। और जो समंदर है वो भी पानी, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से दिख रही हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल बहुत ऊपर जाएगा। और ये जो आवाज़ें हैं ये आपके सामने दिनों में मतलब जो प्राइस हैं, दिनों में बदलेंगे। जो हमने नहीं सोचे होंगे वो प्राइस आपको दिखने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ओके, अच्छा सर मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें, क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन और सबसे प्रोफेशनल आर्मी समझी जाती है, नेवी जो है ख़ास तौर पे। एयरफोर्स तो दुनिया के और भी वही कई ममालिक की अच्छी है, लेकिन नेवी जो वन ऑफ द बेस्ट है, वो सिर्फ़ अमेरिका की समझी जाती है। सर, ये आबने हुर्बस में जो जंग शुरू होने वाली है, इसमें अमेरिका को कोई नुकसान आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक अमेरिका के नेवी को आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ और उनका कोई नेवी का जो बहरी जहाज़ है, जंगी जहाज़, आज तक कोई नहीं डूब सका। दूसरी जंग अज़ीम में भी ऐसा कभी देखने में नहीं आया। अब ऐसी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है हमें? तो सरप्राइज़ का ही तो टाइम चल रहा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सरप्राइज़ ही मिलेंगे। इसमें सरप्राइज़ ही तो मिल रहा है। आप देखें ना, यही तो सरप्राइज़ है कि इज़राइल और अमेरिका ने जो सोचा था, जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। चलें वो मान लिया मैंने, उन्होंने जो पहला अटैक किया, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इसको तो पूरा कर भी नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया है, रिटेलिएट किया है, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। वो मेरे लिए भी था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि खुदा ना खास्ता ये जो गल्फ के जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, ये शायद आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे मार्च 3 के बाद। लेकिन वो तो दूसरे दिन ही इन्वॉल्व हो गए एक तरह से। तो ये सरप्राइज़ का टाइम चल रहा है। राहु जहाँ इन्वॉल्व होता है, वहाँ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। और राहु इस वक़्त इन्वॉल्व है। ओके सर। अच्छा सर, एक जो प्रेडिक्शन आप बार-बार कर रहे हैं, उसके हवाले से बता दें, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपने ये बताया है कि 8, 9 और 10 की तारीख ग़ालिबन आप बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से आप अलर्ट जारी कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने अभी तक ऑपरेशन गज़बुल हक़ में 481 अफ़गान तालिबान को हलाक कर दिया है, 226 पोस्टें तबाह कर दी हैं, 200 से ज़्यादा टैंक जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो तबाह कर दिए हैं और मुसल्लह गाड़ियाँ भी तबाह कर दी हैं। उनके कई डिपोज़ जहाँ पे वो हथियार रखते थे, वो भी तबाह कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान बाकायदा माफ़ी माँग रहा है सऊदी अरब के ज़रिए कि भई हमें माफ़ी दे दें, कि हमारी दिफ़ा के लिए भी कोई सामान छोड़ दें। लेकिन आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से 8, 9, 10 तरीकों पे खतरा है। ये बता दें कि अफ़गानिस्तान से खतरा है या इंडिया से? सर ये दोनों साइड एक्टिव हैं, लेकिन वेस्ट वेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुनिया में इस वक़्त वेस्ट वेस्ट साइड अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे वेस्ट जो है डिस्टर्ब है। तो वेस्ट में बलूचिस्तान वाली साइड ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि वेस्ट में इंडिया भी इन्वॉल्व है। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ़ अफ़गानिस्तान है, ये तो सबको ही पता है क्योंकि प्रॉक्सी वॉर में इंडिया ही है, ये क्लियर है। तो ये चीज़ें अभी इंडिया का ईस्ट डिस्टर्ब होगा। इंडिया में ईस्ट साइड से कोई बांग्लादेश से आप न्यूज़ सुन सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी उलझी हुई हैं। मतलब पाकिस्तान एक एंड पे नहीं फँसा हुआ। जो मुझे दिख रहा है पाकिस्तान की साइड चेन में, पाकिस्तान 2-3 एंड पे फँसा हुआ है। इवन कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी इनकी अभी एकदम से आपको नज़र आएँगी, बहुत डिस्टर्ब हो जाएँगी 8-9 तारीख के बाद। तो 8-9 तारीख जो है बॉर्डर के लिहाज़ से, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज़ से डिस्टर्ब नज़र आती हैं। कोई मेजर न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अल्लाह करे अच्छी हो, अल्लाह करे। लेकिन बज़ाहिर सितारों की रोशनी में मुझे ज़रा खुटका लगा हुआ है। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और आपने डिटेल आपने बताया और प्रेडिक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।